ओके। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर फ्यूचर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीएलटी ग्रेड पीजीटी कंप्यूटर साइंस की सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हमारा आज का जो टॉपिक होगा कंप्यूटर नेटवर्किंग। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इससे हर एग्ज़ाम में कभी न कभी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इसमें भी हम देखेंगे कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं। Welcome to Doopy Loopy World. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था नेटवर्किंग यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, SSID इज स्टैंड फॉर का मतलब बेसिकली आपसे फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है कि आप बताइए कि SSID का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। अब ये होता क्या है, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन आपका हो गया या फिर आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि हॉटस्पॉट ऑन करो। क्या ऑन करो? हॉटस्पॉट ऑन करो। हॉटस्पॉट ऑन करने का मतलब ये होता है बेसिकली आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? नेटवर्क। और ये नेटवर्क कैसा होता है? वायरलेस होता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे उसमें दो चीज़ आप डालते होंगे। एक तो अपने नेटवर्क का नाम डालते हैं, जैसे हमने डाल दिया, जैसे मान लीजिए जीत डाल दिया, ठीक है। और एक आपसे पासवर्ड भी पूछता है। पासवर्ड में आप अपना जो भी 6 डिजिट का अपना पासवर्ड जो भी चाहे रख लें, ठीक है। तो ये जो आप नाम रख रहे हैं ना, इसी नाम को हम क्या बोलते हैं? SSID। बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि कौन सा नेटवर्क आपका है और कौन सा नेटवर्क दूसरे का है। ठीक है, तो ये बेसिकली SSID जो है यूज होती है हमारे नेटवर्क को आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ओके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ ये बोनस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। फुल फॉर्म किससे क्वेश्चन पूछा था। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। रास्टर इमेजेस आर कॉमनली कॉल्ड। जो रास्टर इमेज, बेसिकली इमेज दो तरीके की होती हैं, एक होती है रास्टर, एक होती है वेक्टर। ठीक है, ये बेसिकली हमारे बीट की होती हैं या फिर पिक्सल की होती हैं। ठीक है, और जो वेक्टर होती है बेसिकली कंटिन्यूअस पाथ की बनाई जाती है। कंटिन्यूअस ये जो पाथ होती है काफ़ी, एक्चुअली हम डिफरेंस भी बाद में बात करेंगे, अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो रास्टर इमेज है वो दो तरीके से बना है, बीट बना है और पिक्स बना है। तो एक होता है पिक्स मैप, एक होता है बीट मैप। तो पिक्स मैप जो है बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा पिक्स मैप। इसी के अंदर एक उसका पार्ट होता है क्या? बीट मैप। ठीक है, और पिक्सल से पिक्स का मतलब होता है पिक्सल और बीट का मतलब होता है बिट। ठीक है, आप जानते हैं 0 और 1 हमारी बीट होती है। तो ये जो हमारा बेसिकली जो रास्टर इमेज होती है वो दोनों से मिल के बनती है, बीट से भी बनती है और पिक्स मैप से भी बनती है। ठीक है, इमेज जो है, अगर पिक्स मैप की बात करें तो इमेज जो है पिक्सल के फॉर्म में स्टोर होती है, जो कलर्स होते हैं वो पिक्सल के फॉर्म में होती है। और बीट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बीट के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप यहाँ से इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसमें रास्टर इमेज में कौन कौन सी इमेज आएंगी। तो आप PNG इमेज पढ़ते होंगे, फिर उसके बाद JPG जो है फाइल जो एक्सटेंशन होता है वो पढ़ते होंगे। ठीक है, और एक BMP जो पढ़ते होंगे, ये भी उसी में आती है। ठीक है, ये जो है हमारी किसके रूप में आती हैं? ये हमारी जो है रास्टर इमेज के अंतर्गत इनका फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और अगर हम आपको बोलें तो जो इमेज होती है रास्टर के फॉर्म में, ये एक रेक्टेंगुलर पिक्सल का फॉर्म होता है या वो बीट के भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे पिक्सल के फॉर्म में होती है, जिसका आप देखते होंगे रिजोल्यूशन, आप मोबाइल में देखते होंगे, ये रेक्टेंगुलर पिक्सल के फॉर्म में होती है।
ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं किसके बारे में। एक तो हो गया, आप तो रास्टर देख लिए, अब आते हैं वेक्टर इमेज भी थोड़ा देख लीजिए, काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस अगर याद रखें तो हो सकता है अगली बार आपको रास्टर और वेक्टर इमेज के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए दे देगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो रास्टर इमेज बेसिकली किससे बनी होती हैं, पिक्सल से मिल के बनी होती है। ठीक है, और वेक्टर जो इमेज होती है वो किससे मिल के बनी होती है, पाथ से मिल के बनी होती है। ठीक है, इनके जो है इनको स्कैन किया जा सकता है, इनको आसानी से आप स्कैन करके इनको पिक्सल के फॉर्म में बना सकते हैं, किसको, जो रास्टर इमेज होती हैं। लेकिन वेक्टर जो इमेज होती हैं इनको आप स्कैन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ बात करें, इसके अंदर जो रास्टर के अंदर जो होता है ये रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होती हैं, इसलिए ये जो है ज़्यादा स्मूथ नहीं होती हैं। इनके बारीकी में देखें कि रेक्टेंगुलर के फॉर्म में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है ब्लरनेस आने लगती है, तो ये स्मूथ नहीं होते हैं। जबकि वेक्टर की बात करें तो काफ़ी स्मूथ लाइन से बनी होती हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होती हैं, कंटिन्यूअस इमेज होती हैं और इनके अंदर स्मूथनेस काफ़ी अच्छी रहती है। इसीलिए हम आपको बता दें कि जितने भी चाहे मोबाइल ऐप हो चाहे वेबसाइट हो, इनका जो है अगर हम लोग लोगो बनाते हैं ना, लोगो या कोई इमेज जैसे कि फ़ोन का हो गया, मैप का जो सिंबल बनाते हैं, उनको जो है बेसिकली हम वेक्टर इमेज का इस्तेमाल करते हैं। एक और भी कारण है इनका इस्तेमाल करने का, ये लेस स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और ये जो है ज़्यादा यानी हाई स्पेस क्वालिफाइड करते हैं, या मोर बेसिकली कर सकते हैं, मोर स्पेस डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द इमेज। ओके, ये जो है लेस, अगर कॉस्ट की बात करें ये लेस कॉस्ट होती हैं, सॉरी लेस कॉस्टली होती हैं, और ये जो होती हैं वो जो है हाईली मतलब एक्सपेंसिव होती हैं। अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये एक्सपेंसिव होती हैं, ये कॉस्टली नहीं होती, मतलब लेस कॉस्ट होती है। ठीक है, इमेज की बात करें एक्सटेंशन की तो मैंने बता ही दिया, डॉट बी एम पी उनकी एक्सटेंशन होती है, जेपीजे होती है, जेपीईजी होती है, फिर उसके बाद जिफ भी आपकी आ जाती है इसी में। ठीक है, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में डॉट एस वी जी भी होती है, फिर उसके बाद एक डॉट शायद डी एक्स एफ भी इसी में आता है, और एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉट पीडीएफ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग रेगुलर अपने कंटेंट बनाने के लिए पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं। तो पीछे का पूछ सकता है कि पीडीएफ आपका कौन सा इमेज है, रास्टर इमेज है कि वेक्टर इमेज है। तो अब बस आपको हल्का सा आपको नॉलेज हो गया होगा कि वेक्टर इमेज किसको बोलते हैं और रास्टर इमेज किसको बोलते हैं। ठीक है, पिक्सल बीट की बात करेंगे तो रास्टर, कंटिन्यूअस पाथ की बात करेंगे तो वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था रास्टर इमेज किसको क्या बोलते हैं, बिट इमेज भी बोलते हैं और पिक्स मैप भी बोलते हैं। ओके ओके, और एक चीज़ और यही बता देते हैं, जो बिट जो होती है इसमें कलर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके फॉर्म में होती है, बिट के फॉर्म में होती है। किसमें, बिट के फॉर्म में होती है, किसमें, बिट मैप में, बिट मैप में अभी पूछ सकता है। और इसमें जो कलर की जो इन्फॉर्मेशन होती है किसमें होती है, पिक्सल के फॉर्म में होती है, पिक्सल में किसमें होती है, पिक्स मैप में। ठीक है, लेकिन होती दोनों क्या है, आपकी रास्टर इमेज ही होती है। ओके, चलिए तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस दी। स्केलिंग मतलब क्या था, आप देखते हो स्केल करना, स्केल करना मतलब होता है इंक्रीज करना। क्या होता है, इंक्रीज करना। तो ये स्केलिंग होती क्या है, बेसिकली स्केलिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज को क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाते हैं किसमें, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव करना। ठीक है, अब एक आता है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से ये देखना है
कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की यानी स्पेस की बात कर रहा है, प्लेस, सॉरी स्पेस की मैं बोल रहा हूँ, प्लेस यानी इसमें कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट्स जब बदलते हैं तो इनको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। जब ट्रांसलोकेशन होता है तब जाके हमारा ऑब्जेक्ट का स्पेस, बेसिकली जो शेप होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो बदलता है। ठीक है, ठीक है। अब बात आ रही है कि शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का शेप बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर स्केलिंग अगर रेगुलर की जाए तब उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का शेप भी बदलेगा और साइज भी बदलेगी। लेकिन अगर हम बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो स्केलिंग इज बेसिकली रिफर्स टू द चेंज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए अगर ये कोई इमेज है, अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करें तो क्या होगा, ये रेगुलर फॉर्म में बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का शेप भी बदलता है और क्या होता है सर, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम इस केस में बदलेंगे, इस केस में करेंगे तो हमारा केवल इधर क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में बढ़ेगा। अगर यहाँ से स्केल करते हैं तो ये ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे शेप का साइज क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्केलिंग जो है अगर रेगुलर में करते हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज शेप में कोई चेंज नहीं होगा, बस साइज बदलेगी। लेकिन अगर हम स्केलिंग नॉन यूनिफॉर्म करें, यानी कोई किसी लेफ्ट या राइट से अगर हम उसको स्केलिंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट का क्या बदलता है, शेप भी बदल जाता है। सॉरी, इससे पहले मैंने शायद बोल दिया था नॉन रेगुलर स्केलिंग। नो, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर शेप में खींचेंगे, ठीक है, तो अगर स्केलिंग अगर यूनिफॉर्म हो रही है, यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है, उसमें क्या होगा, केवल ऑब्जेक्ट की साइज बदलेगी, ऑब्जेक्ट की क्या बदलेगी, साइज बदलेगी। लेकिन अगर स्केलिंग किसी एक पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में हो रही है तो ऑब्जेक्ट का क्या बदल जाता है, शेप भी बदल जाता है। क्या बदल जाता है, शेप भी। आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए अगर ये स्क्वायर है तो अगर इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो इस केस में रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर इस केस की अगर बात करेंगे तो ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा, जबकि था स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप स्केलिंग किस फॉर्म में कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या था कि स्केलिंग से क्या आप समझते हैं, तो स्केलिंग से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें अब सिंपल आंसर है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है बेसिकली डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ओके, अब बात कर रहे हैं इसमें जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा, ये एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने की बात करती है, एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड में भी क्या होता है, ये भी हमारा क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने की बात करती है, सिग्नल। अब लोगों को अंतर नहीं होगा कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है और एनालॉग सिग्नल क्या होता है। अगर हम आपको ये बताते चलें तो ये अब देखेंगे, ये जो हमारा सिग्नल जा रहा है इसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, जो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल। लेकिन अगर इसी को अगर हम ये कर दें, इसके फॉर्म में कर दें, जैसे अगर यहीं पे देख लीजिए, अगर इसको हम सैम्पलिंग कर दें, सैम्पलिंग कर दें तो ये हमारा कौन सा सिग्नल हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल हो जाएगा। आजकल देखे होंगे आप वॉच भी दो तरीके का पहनते हैं, एक ये वाली वॉच पहनते हैं जिसमें ये सुइयाँ लगी रहती हैं, एक मिनट वाली, एक हावर वाली, एक सेकेंड वाली। तो इस घड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग, क्या बोलते हैं, एनालॉग वॉच बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे आजकल के जो स्मार्ट वॉच आ गई हैं, जो जो आती हैं डिजिटल वॉच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल। इसमें जो हमारे जो सिग्नल दिखाती रहती है, ऐसे नहीं होता है, इस तरीके की जो होती हैं इनको डिजिटल वॉच बोलते हैं। ओके, चलिए, और
अब रही बात कि ये जो ऑप्शन आपका चौथा बचा है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के, बेसिकली ये भी आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन में ही टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन मोर एक्यूरेट जो आंसर होगा आपका क्या होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। हालांकि थोड़ा सा उसी का पार्ट है, लेकिन आप इसको लेंगे नहीं। ठीक है, हमारा मेन आंसर यहाँ पे पल्स कोड मॉड्यूलेशन फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन and amplitude modulation and frequency modulation, these two terms related to the analog single transmission. ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है पांचवा में। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देख लीजिए, आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, आप कहीं से ऑनलाइन ट्यूशन लेते हैं, आप ई टिकटिंग करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, आप जीपीएस लोकेशन यूज करते हैं, ये सारे एडवांटेज क्या हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के ही हैं। आज न्यूज़ आप घर बैठे बैठे देख रहे हैं, मूवी सिनेमा हॉल में जाने की बजाय आप जो है नेटफ्लिक्स पे है, हॉटस्टार पे है, आप बैठे बैठे अपने घर पे देख पा रहे हैं। वो किसकी बदौलत देख पा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स की। सॉरी, तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन एक तरीके से बोनस क्वेश्चन होते हैं। चलिए पहला देखते हैं, रिसोर्स शेयरिंग। ऑब्वियस सी बात है, आज हमें मेरे पास कोई रिसोर्स होगा नहीं तो भी हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे प्रिंटर हो। अगर मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो हम किसी और का प्रिंटर ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग हमारा नेटवर्क हेल्प करता है। इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, इसमें भी सही है। मान लीजिए कि हमने क्या किया, दो जगह पे सर्वर बना के अपने फाइल को रख दिया। बेसिकली इसमें क्या होगा कि इस वाला अगर ये सर्वर फेल हो जाता है, अगर ये सर्वर फेल हो गया, अगर ये सर्वर फेल हो जाता है तो हमारा सारा डेटा किस पे रहेगा, वो 2 पे रहेगा। अगर 1 फेल हो गया तो हमारा किस पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा। अवेलेबिलिटी में भी यही है कि अगर एक फेल होता है तो दूसरे पे हमारा अवेलेबल रहेगा। रिलायबिलिटी भी आप देख ही रहे हैं, ठीक है, हम एक अगर ब्लॉक भी हो जाता है तो दूसरे समय आसानी से उस सर्विस मिल जाती है। इन्हांसिंग द परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है, आज नेटवर्क के आने से हमारी सारी परफॉर्मेंस क्या हो गई, बढ़ गई है। चाहे वो कॉमर्स को लेके ई कॉमर्स की बात करें, ई एजुकेशन की बात करें, ई टिकटिंग की बात करें, ई मार्केटिंग की बात करें, तो ओवरऑल हमारे परफॉर्मेंस भी क्या हो चुका है, इन्हांस हो चुका है। तो हमारे आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव, यही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो आप बहुत कुछ देख लीजिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वही कंप्यूटर की अगर नेटवर्किंग की अगर क्या बोलते हैं, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो हैकिंग आ जाती है, ठीक है, साइबर अटैक आ जाते हैं, वायरस अटैक आ जाते हैं, तो ये सब उसके डिसएडवांटेज हैं, लेकिन एडवांटेज बहुत सारे हैं। ठीक है, ओके, हमारा अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंट नेटवर्क स्प्रेडिंग इन जियोग्राफिकल लोकेशन। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल की बात आ रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली हम एक लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं। और वो लार्ज एरिया किसके अंदर आती है, वैन के अंदर आती है। इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इन नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें जो है एक पर्सनल नेटवर्क की बात की जाएगी। हो सकता है वो आपका ऑफिस हो जाए, हो सकता है आपका रूम हो जाए, ठीक है। इन सब में जो छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं उनकी हम क्या बात करते हैं, लैन का इस्तेमाल करते हैं। लैन केबल भी आती है, ठीक है, तो लैन केबल के माध्यम से आप एक बिल्डिंग को, आप एक ऑफिस को, आप एक रूम को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें जब भी अगर बात करें स्प्रेडिंग इन जियोग्राफिकल एरिया, तो वहाँ पे हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली एक नॉर्मल एक केवल सिटीज़ के लिए होती है। अगर कोई बड़ी सिटी है तो वहाँ पे छोटी छोटी एक सिटीज़ की बात करें तो उसको कनेक्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए आज हम अपने 7वें टॉपिक पे आते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल। टोकन मतलब समझते हैं, आप कहीं भी अगर कहीं जाते होंगे कोई कार्य कराने के लिए, और डॉक्टर को दिखाना हो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा लगती हो, तो आपको एक टोकन दिया जाता है। क्या दिया जाता है,
टोकन दिया जाता है और बोलता है कि आपका जब टोकन नंबर आएगा तब आप जो है काम के लिए आएंगे। जैसे हम लोग का अगर बीपीएससी जब हम लोग पास किए थे तो हम लोग को काउंसलिंग के लिए जाना था, ठीक है। तो उस काउंसलिंग में क्या किया गया था, हमको एक टोकन दिया गया था। जब हमारा टोकन नंबर आएगा तभी हम जाके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इससे क्या ये क्यों किया जाता है, बेसिकली ये टोकन का प्रोसेस होता है भागदड़ को कम करने के लिए, कंजेशन को, अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंजेशन कंट्रोल के लिए हम टोकन बेस्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंजेशन कंट्रोल टेक्निक होती है ये टोकन बेस्ड, ठीक है। और रिंग अब आगे बात करें कि टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल किसका कहाँ पे यूज होता है, तो हमारी ये बात करें तो स्लॉटेड रिंग में होती है। एक ऐसे मतलब अगर ये कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, तो जब ऐसे में होता है, जब हमारा नेटवर्क इस रिंग स्ट्रक्चर में होता है तो हम एक टोकन पास करते हैं। क्या पास करते हैं, टोकन पास करते हैं। और जिसके पास जो टोकन होगा वही कंप्यूटर या वही नेटवर्क क्या करेगा, डेटा को सेंड कर सकता है। मान लीजिए कि अगर कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अभी जो टोकन किसके पास दिया जा रहा है, टोकन 1 के पास है, ठीक है। अगर हमने कंप्यूटर प्रोटोकॉल ने जो है टोकन किसको दे रखा है, 1 कंप्यूटर को, तो ये 1 कंप्यूटर के पास जो पावर होती है या ऑथराइजेशन होता है कि ये पूरे नेटवर्क में क्या भेज सकता है, अपने पैकेट या मैसेज को भेज सकता है, ठीक है। तो स्लॉटेड रिंग जो है हमारी कौन सी टेक्निक होती है, टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। एक इसमें आपको दिया हुआ है CSMA या CD, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, कैरियर सेंस, इसके नाम में इसका यूज छुपा हुआ है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और ऑब्लिक में लगा हुआ है CD, इसका मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। ये क्या करती है टेक्निक, ये पहले सेंस करती है, सेंस मतलब पता लगाती है, सेंस करती है कि क्या यहाँ पे कोई भी नेटवर्क हो, चाहे वो रिंग हो चाहे मेस हो, कोई भी नेटवर्क हो, वो सेंस करती है कि क्या कोई भी पैकेट रास्ते में चल रहा है क्या, तो वो सेंस करती है। और जब देखता है कि नेटवर्क खाली होता है तब ये क्या करती है, अपना पैकेट को भेजना स्टार्ट करती है। इसमें किसी भी प्रकार का हमें टोकन नहीं दिया जाता है। अगर आप नेटवर्क मान लीजिए इथरनेट से कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, पहले सेंस करेगा, लिसन करेगा कि भाई नेटवर्क में कोई पैकेट अभी मूविंग तो नहीं चल रहा है। और जैसे उसको सेंस में पता चलेगा कि नेटवर्क हमारा खाली है तो ये अपना पैकेट या मैसेज भेजना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कैरियर सेंस या कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक होती है, ओके। बस आप याद रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक जो आता है इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ OSI मॉडल। ISO जो OSI होता है उसमें कितने मॉडल बताए गए हैं। तो बेसिकली इसमें 7 लेयर होती हैं। हम लोग हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। फिर इसके ऊपर जो आती है वो क्या आती है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक जो है लेयर के बाद जाती है क्या, नेटवर्क लेयर। हर लेयर की अपनी खुद की विशेषता होती है। हर लेयर अपना काम हर लेयर को अपना काम बताया गया है कि आपको क्या करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो अपना डेटा किसको भेजती है, सेशन लेयर को, ठीक है। सेशन लेयर किसको देती है, प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर। और ये प्रेजेंटेशन लेयर अपना डेटा किसको देती है, फाइनली एप्लीकेशन लेयर को। हर लेयर की हम लोग इस पर OSI का एक अलग से चैप्टर ले आएंगे, कौन किस में क्या करती है, ठीक है। तो आइए हम बात कर देते हैं। बेसिकली फिजिकल लेयर में जो है डेटा जो है किसके फॉर्म में होती है, बिट के फॉर्म में होती है, ठीक है। बिट के फॉर्म में अगर बात करें तो जैसे डेटा लिंक में जाती है तो ये फ्रेम में बदल जाती है। फ्रेम के बाद जब नेटवर्क लेयर में जाती है तो क्या बन जाती है, पैकेट के फॉर्म में हो जाती है। ये आप पूछा जा सकता है कि बीट के फिजिकल लेयर में जो है कौन सी डेटा जो है किस रूप में होती है, तो बीट के फॉर्म में होती है, डेटा लिंक में फ्रेम में बदल जाती है, नेटवर्क लेयर में क्या होती है, पैकेट के फॉर्म में बदल जाती है और ये ऊपर तक चली जाती है। हर लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं,
ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर तो पैकेट टू पैकेट नेटवर्क या एंड टू एंड लेयर भी जानी जाती है। पैकेट टू पैकेट या एंड टू एंड भी इसको बोलते हैं, एंड टू एंड। ओके। सेशन लेयर हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करती है। ओके। चलिए, तो हम एक अलग से वीडियो लाएंगे ओएसआई मॉडल पे। आप बस इतना समझिए कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होती है। ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। हालांकि दूसरा क्वेश्चन भी हमारा ओएसआई मॉडल से ही रिलेटेड हुआ है। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस लेयर ऑब्लिक सब लेयर। अब देखेंगे जो हमने लेयर के अंदर क्या आती है, उसकी सब लेयर आती है। देयर फंक्शनैलिटी द इनकरेक्ट पेयर, किसके अंदर जो है इनकरेक्ट पेयर से बना हुआ है। पहला लिखा हुआ है नेटवर्क लेयर, तो कह रहा है कि नेटवर्क लेयर क्या करती है, रूटिंग का काम करती है। वेरी गुड। नेटवर्क ही बताती है कि हमारा पैकेट कैसे कैसे जाएगा, किस रूट से होते हुए जाएगा। तो नेटवर्क लेयर की बात होती है केवल रूटिंग करने का। रूटिंग दी पैकेट, क्या काम होता है, रूटिंग दी पैकेट। पैकेट को रूट किस रूट से जाना है वो डिसाइड करती है। डेटा लिंक लेयर बोला है सिंक्रोनाइजेशन, तो अभी इस पे बाद में आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, अभी मैंने बोला है प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड, ये किसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो ये भी राइट आंसर है। यानी जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर की बात आएगी तो आप क्या बोलेंगे, एंड टू एंड प्रोसेस या प्रोसेस टू प्रोसेस जो पैकेट फ्लो होता है वो किसका बताता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। एक और भी होता है, ये फ्लो कंट्रोल को भी देखता है। अभी याद जान जाइए, आगे चल के काम हो सकता है कभी आ जाए। फ्लो कंट्रोल कहाँ पे होता है, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक। अब एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में ये छिपा हुआ है, कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि डेटा लिंक लेयर यानी मैक जो है किस लेयर के अंदर आता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो किस लेयर के अंदर आता है या किसका सब लेयर है। तो ये डेटा लिंक लेयर का क्या है, ये सब लेयर है। और ये इसका काम क्या होता है, तो चैनल शेयरिंग होती है। ठीक है। ये बताता है कि किस जैसे मान लीजिए किस डिवाइस के साथ हमें डेटा को शेयर करना है। अब देखेंगे ARP एक नाम का एक प्रोटोकॉल होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये जब भी नेटवर्क पे पैकेट आता है तो ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल को ही पता चलता है कि मैक के द्वारा पता चलता है कि ये पैकेट किसके पास जाने वाला है। तो चैनल शेयरिंग का काम किसका होता है, मैक का होता है। अब ये जो हमारा ऑप्शन था कि इनकरेक्ट पेयर, तो ये भी सही है, डी वाला ऑप्शन भी सही है। हमारा जो करेक्ट मतलब रॉन्ग आंसर है वो कौन सा है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम जो है सिंक्रोनाइजेशन का काम नहीं होता है। डेटा लिंक लेयर का काम होता है हमारा फ्रेमिंग करना। अभी हमने बताया था, देखिए यहाँ पे डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, फ्रेमिंग करना। पैकेट का क्या करती है, ये फ्रेमिंग करती है, ना कि सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है। ये किसका काम करती है, फ्रेमिंग का काम करती है। किसका, डेटा फ्रेमिंग। और क्या करती है, डेटा ले उसके बाद जो है फ्रेमिंग के बाद जो एरर डिटेक्शन का भी काम करती है। भी याद रखिएगा, एरर डिटेक्शन का काम कौन करती है, डेटा लिंक लेयर। ओके। अब अगर क्वेश्चन यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि सिंक्रोनाइजेशन किसका काम है, मान लीजिए डेटा लिंक लेयर का काम नहीं है, तो भाई ये सिंक्रोनाइजेशन करता कौन है, तो सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है सेशन लेयर का। किसका होता है, सेशन लेयर का। इसी में क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम होता है और वो सिंक्रोनाइजेशन का काम भी होता है। तो मैंने वहाँ बताया था कि सेशन लेयर का काम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो आप एक और याद कर देते हैं, कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन का भी काम, डेटा सिंक्रोनाइजेशन का काम किसका होता है, सेशन लेयर का। ओके। तो हमारा जो है यहाँ पे डेटा लिंक वाला क्वेश्चन गलत है। डेटा लिंक का काम होता है एरर कंट्रोल या एरर डिटेक्शन, और डेटा फ्रेमिंग का काम होता है। ओके। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, हमारा अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, अगला क्वेश्चन हमारा 10th में क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर 7 बिट पर और प्लस पैरिटी बिट है। ठीक है। देखिए पैरिटी बिट बेसिकली एरर डिटेक्शन के लिए काम आती है। हर डेटा के साथ इसको लगाया जाता है ताकि हम ये लास्ट में पता कर सकें
कि हमारा डेटा में कोई इस प्रकार का कोई एरर तो नहीं आई है, तो वो पैरिटी बीट जो है बेसिकली एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाती है। तो एक करेक्टर है जिसके अंदर जो 7 बीट का डेटा है, 7 बीट डेटा के लिए, और एक बीट जो है किसके लिए आ रहा है, पैरिटी बीट के लिए। डैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए सेकेंड, हमें टाइमिंग की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। ऑन ए, एक चैनल है जिसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 192 किलो बिट पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे स्मॉल बी लगा हुआ, अगर कैपिटल बी होता इसका मतलब 8 बीट हो जाता, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे स्मॉल बी दिया है, यानी 1 बीट की बात कर रहा है, 1 बीट की बात हो रही है। ओके, तो अब स्पीड को जो है हमेशा हम जो है किस में लेते हैं, स्पीड को हम जो है हमेशा बीपीएस में लेते हैं। तो बीपीएस के लिए हम क्या करेंगे, 192 इंटू, किलो का मतलब होता है 1000 बाइट्स पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड दिया हुआ है। दिस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, अब एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि इसमें जो है एक के बाद एक जो लगी रहती है, ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है कि आउटपुट जो है प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है, इसको सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एसिंक्रोनस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहा है, रिक्वायर्ड 1 स्टार्ट बीट एंड 1 स्टॉप बीट, यानी पूरा जो हमें वर्ड भेजना है करेक्टर, इसमें 7 बीट तो डेटा के लिए हो गई, 1 बीट हो गई पैरिटी बीट के लिए, प्लस 1 स्टार्ट बीट प्लस 1 स्टॉप बीट। अब टोटल बीट की कैलकुलेशन करिए तो हमारे पास टोटल बीट आ गया 7, 8, 9, 10, 3 बीट हमारी आ गई क्या, 3 बीट हमारी हो गई पूरी जो है किसके लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो अब आ रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो स्पीड आपको दिया हुआ है और इतने बीट को ट्रांसफ़र करना है, तो कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना ट्रांसफ़र होगा, तो हम क्या करते हैं, वर्ड की साइज को स्पीड के पे डिवाइड कर देते हैं। आपको पता होगा पूरा लेंथ निकालने के लिए 192,000 डिवाइडेड बाई ये है BPS, यहाँ पे हो जाएगा 10 बीट, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीट से बीट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आपको जो है कितना वर्ड लेंथ या करेक्टर की बात करेंगे हम लोग जो है 1 सेकेंड में टाइम के लिए निकालने के लिए हम पूरे स्पीड को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड, तो देखेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 192,000 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसको हम बात करें तो 19,200 क्या करेक्टर आप क्या कर सकते हैं, एक साथ में 1 सेकेंड में इतने भेज सकते हैं, 1 सेकेंड में इतना डेटा क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी पर सेकेंड, यानी इतने डेटा जो है हम इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या कर सकते हैं पर सेकेंड के हिसाब से भेज सकते हैं। ये P बचा हुआ यानी पर, S का मतलब होता है सेकेंड, पर सेकेंड, इन 19,200 जो है क्या कैरेक्टर्स हम पर सेकेंड के हिसाब से भेज सकते हैं, किस पे, इतने चैनल यानी स्पीड के चैनल में। तो ऑप्शन हमारा दिया नहीं था, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिलता जुलता आंसर हमारा क्या है, सी, 1 0 मिसिंग है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपको निकालना होगा कैपेसिटी, तो टोटल स्पीड से टोटल बीट को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर द सिक्योर्ड सॉकेट लेयर इज यूज्ड, ठीक है। अब बात आ रही है सिक्योर सॉकेट लेयर, जब कभी भी SSL का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये SSL का फुल फॉर्म होता है, पहले SSL देख लीजिए, SSL का फुल फॉर्म कई बार पूछा भी गया है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ठीक है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर का इस्तेमाल जो है बेसिकली हम प्रेजेंटेशन लेयर में करते हैं, ठीक है, किस में करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर, ये तो ख़त्म हो गया,
सेशन लेयर का बेसिकली एक क्रिएट करना होता है, ठीक है। क्या करती है सेशन लेयर, एक चैनल क्रिएट करती है फॉर शेयरिंग दी व्हाट डेटा। तो इसमें जो है हमें सिक्योर सर्किट लेयर से कोई मतलब नहीं होता है। और एप्लीकेशन लेयर पे आप यहाँ पे एक हल्का सा आप देखेंगे HTTPS, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लेयर पे इस्तेमाल HTTPS पे एप्लीकेशन लेयर पे होता है। लेकिन जब भी अगर हम बात करेंगे SSL की, तो सबसे ज़्यादा जो मोर एक्यूरेट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। अभी देख लीजिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि होता क्या है। तो बेसिकली ये जो है सेशन लेयर, अगर हम देखें तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। कभी कभी लोग सेशन लेयर पे भी बोलते हैं कि सिक्योर SSL का यूज होता है। बेसिकली सेशन लेयर जो एक सिक्योर करती है, सिक्योर चैनल क्रिएट करती है फॉर ट्रांसमिटिंग दी सिग्नल और ए मैसेज और ए पैकेट, ओके। तो हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। सिक्योर स्टेब्लिश सेशन मैनेजमेंट का काम करती है, सिक्योर स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या, सेशन, ठीक है। तो ये मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। अब मैंने कई बार बोला कि एप्लीकेशन लेयर पे भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता है, वो HTTPS के माध्यम से होता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर पे बात करें तो यहाँ पे हमारा SSL का यूज होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर का, ठीक है। चलिए, तो हम OSI पे एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें सब कुछ डिपेंड होगा, हर लेयर का काम होगा, हर लेयर में कैसा पैकेट होता है। क्योंकि OSI से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नेटवर्क में और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी ARP, देखिए मैंने बात किया था पीछे, इज यूज्ड फॉर। तो बेसिकली दो प्रोटोकॉल होते हैं, RARP, इसका होता है रिवर्स, ठीक है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एक है ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें हम मैक को फाइंड करते हैं। आपको IP एड्रेस दिया रहेगा, IP एड्रेस नोन रहेगा, अब मैक जो है अननोन रहेगा, अननोन। बस एक शॉर्टकट में याद करिए, IP एड्रेस नोन रहेगा, मैक का एड्रेस अननोन रहेगा। ARP में क्या होगा, आपको मैक पता होगा, मैक एड्रेस पता होगा, ये मैक एड्रेस नोन होगा, IP एड्रेस आपका क्या होगा, अननोन होगा, ठीक है। तो ARP क्या करता है, IP एड्रेस फाइंड करता है, और ARP क्या करती है, मैक एड्रेस को फाइंड करती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट करस्पॉन्ड टू द IP एड्रेस, यानी D ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन कब सही होता है, जब आपका RARP पूछा जाता तब, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट needed for 10 lines in cross point switch which full duplex। यहीं पे सबसे बड़ा ट्रिक छुपा हुआ है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स, दो तरीके के हम सिग्नल मतलब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। एक होती है हाफ डुप्लेक्स, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें एट ए टाइम रिसीविंग एंड सेंडिंग दोनों एक साथ हो सकती है, एट ए टाइम, ठीक है। इसमें या तो रिसीविंग सेंडिंग होगी या तो रिसीविंग होगी, यानी एक समय पे केवल एक ही काम होगा। ये कह रहा है कि 10 लाइन्स हैं विच इज फुल डुप्लेक्स, देयर इज नो सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ कनेक्शन नहीं होगा। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं n(n-1) डिवाइड बाई 2। अगर हम देखेंगे तो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n(n-1) डिवाइड बाई 2। बात आ रही है कि अगर हम लोग लगाएं सिंपल हाफ डुप्लेक्स के लिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, n-1 यानी 9 डिवाइड बाई 2। अगर आप देखेंगे तो 2 से 5 कटाएंगे तो 5, 45। अगर सिंगल कनेक्शन की बात करेंगे यानी सिंगल पॉइंट की बात करेंगे
तो अगर हाफ डुप्लेक्स क्वेश्चन पूछा होता तो आपका आंसर 45 होता, लेकिन फुल डुप्लेक्स पूछा है, यानी एक इनकमिंग के लिए और एक जो है आउट गोइंग के लिए सेपरेट सेपरेट लाइन बनती है, यानी आप 45 में अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 क्रॉस पॉइंट स्विचेस लगेंगे। याद रखिएगा, फुल डुप्लेक्स एक फॉर्मूला होता है हाफ डुप्लेक्स के लिए n(n-1) डिवाइड बाई 2। तो मान लीजिए अगर ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लीजिए, ये केवल क्या है बना हुआ है, किसके लिए है, अगर हम इसका फॉर्मूला 4 है तो 4 n-1 यानी 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 6 पॉइंट। ठीक है, एक कनेक्शन इसको बनेगा और एक कनेक्शन इसको बनेगा, इनके लिए सिंगल कनेक्शन है। लेकिन अगर आपको बातचीत करेंगे नहीं, हमें दोनों काम करना है, तो ये हाफ डुप्लेक्स के लिए, किसके लिए है, हाफ डुप्लेक्स के लिए। लेकिन अगर फुल के लिए करना होगा तो एक इधर से भी, एक ऊपर से भी, एक इधर से भी, एक इधर से भी, और एक इधर से भी, और एक ऊपर से। तो फुल डुप्लेक्स में हमें दो कनेक्शन चाहिए होता है, इसलिए हम लास्ट में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं अगला हमारा अगले क्वेश्चन पे, जिसका नाम है व्हाट 15 क्वेश्चन पे है X.221, यानी एक तरीके से प्रोटोकॉल है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे जो पहले हम इंटरनेट, आजकल का पैकेट, आजकल का नेटवर्क जो है हमारा पैकेट पे काम करता है, पैकेट लेकिन इससे पहले जो था वो सर्किट स्विचिंग पे डिपेंडेंट था। तो उस समय जो है, आज हमारे पैकेट के लिए बहुत सारे हैं, HTTPS भी है, HTTPS भी है, फिर उसके बाद TCP है, IP है, UDP है, ये सब हमारे जो है पैकेट किसके लिए है, ये पैकेट के लिए। लेकिन उस समय जो है पुराने समय में हम टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते थे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उस समय जो है बेसिकली एक स्टैंडर्ड चलता था, तो ए नेटवर्क एक्सेस स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग द स्टेशन टू ए सर्किट स्विच नेटवर्क, ये एक स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग यूज करते थे नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, ओके। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है 16, ये क्या बोला, विच टाइप ऑफ सपोर्ट फॉर TFTP इज अवेलेबल फॉर थर्ड पार्टीज बट इज नाउ इंक्लूडिंग इन विंडो TNT। ठीक है, बट इज नॉट इंक्लूडेड इन विंडोज TNT। एक विंडो TNT बेसिकली आप देखेंगे तो इसके नाम में छिपा हुआ ये सर्वर है, ये क्या है, ये सर्वर है, और ये एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है TFTP। TFTP का फुल फॉर्म एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा, अब देख लीजिएगा आप लोग इसका क्या होता है। FTP का तो मुझे पता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये T का मतलब है शायद ट्रिवियल इसका होगा, देख लीजिएगा एक बार, ट्रिवियल होना चाहिए, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारे विंडो TNT में नहीं है, ये प्रोटोकॉल हमारे विंडो TNT में नहीं मिलता है, उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है, इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें ये जो सुविधा मिलती है TFTP यानी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे विंडो TNT में नहीं है। तो विंडो TNT बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें हम यूज करते हैं इसको एज ए सर्वर की तरह। तो हमारा आंसर क्या होगा, सर्वर। अगर आप विंडो TNT के बारे में जानते हैं कि विंडो TNT है क्या, तो विंडो TNT बेसिकली एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसमें नहीं होता है, और इसको लाने के लिए हम एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। अगले टॉपिक पे आते हैं 17, द टू मेन टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स आर। बिजनेस टू बिजनेस यानी एक पार्टी भी बिजनेस करती है और दूसरी पार्टी भी उसको क्या करती है,
बिजनेस भी करती है। ठीक है, आजकल बहुत सारे आप देख रहे होंगे ई मार्केट में आ गए हैं बिजनेस टू बिजनेस। अगर मान लीजिए हम भी बिजनेस कर रहे हैं, अमेजन वाले पे डाल दिए अमेजन, ठीक है, आजकल फ्लिपकार्ट भी है, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है हमारे बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस करने वाले फिर अमेजन पे अपना करते हैं, फिर वो हमसे बिजनेस करवाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें की जानकारी के लिए आप एक जान जाइए, एक आती है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, इसमें आप OLX आपको याद होगा, उसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर का प्रोडक्ट देख के खरीदता है, एक बेचना चाह रहा है, दूसरा खरीदना चाह रहा है। तो OLX भी उसमें था, C2C। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिजनेस टू कंज्यूमर भी बेचती हैं। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हमारी बात यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया है, B2B कॉमर्स आर बेसिकली क्या होती है, ये नेट मार्केट प्लेस पे होती है। तो समझ में आ गया, नेट मार्केट प्लेस, नेट मार्केट प्लेस, यहाँ पे नेट मार्केट प्लेस है और यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, अब आते हैं, आपको याद होगा, बस ये याद रख लीजिए, बिजनेस टू बिजनेस में हमारे अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ये सब जो ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट हैं वो सब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है, ई कॉमर्स करने के लिए। ठीक है, तो नेट मार्केट प्लेस इसमें आ जाएगा। एक आती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज को क्या करती है, प्रोडक्ट एक्सचेंज करती है। एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाएगी, फिर दूसरी कंपनी उसके लिए प्रोडक्ट बनाएगी, तो ये आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। तो नेट मार्केट प्लेस जो हमारा मार्केट है उसकी बात कर रहा है, यानी ई मार्केट की बात हो रही है, ई मार्केट प्लेस की बात हो रही है, ई मार्केट में आ जाएगा। और प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, इसमें जो है अपना प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, आप कोई भी आजकल प्राइवेट कंपनी जो पूरे होल प्रोडक्ट को नहीं बनाती है, कुछ प्रोडक्ट, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के कुछ पार्ट ये कंपनी बनाएगी, कुछ पार्ट ये कंपनी, कुछ ये कंपनी, ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को शेयर कर करके एक जो प्रोडक्ट तैयार करती है, यानी प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, ये लोग आपस में अपना कोलैबोरेशन करती हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नेट मार्केट प्लेस एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क। ठीक है, ओके ओके, अगले टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिजाइड इन विच लेयर। देखिए हमने बोला था कि हमारा जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी MAC है वो किस ऑपरेटिंग, मतलब हमारा OSI, मतलब OSI का जो लेयर है, ठीक है, इसके किस लेयर पे मिलती है, OSI के किस लेयर में, ये अब 7 लेयर आपने पढ़ा ही था, इन 7 लेयर में किस लेयर पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल पाई जाती है। ठीक है, तो हमने बोला था कि जो है डेटा लिंक लेयर पे पाई जाती है। डेटा लेयर को हम बेसिकली 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक तो हमारी होती है MAC, ठीक है, और एक हमारी होती है LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये भी याद कर लीजिएगा कि LLC किस लेयर का पार्ट है, हालांकि इम्पोर्टेंट हमारा MAC ही है, लेकिन इसको भी याद कर लीजिए, LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये हमारी जो है डेटा लिंक के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारी किसकी बात करती है, ये वाईफाई की बात कर देती है, ठीक है, और इथरनेट की बात करती है, इथरनेट की बात करती है। ओके, तो ये 18 क्वेश्चन जो है हमारे इस सीरीज में हमने नेटवर्क के देखे हैं। तो अब 18 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, केवल एक टॉपिक से पूछे जाना ये आपको सिलेक्शन के अंदर भी कर सकती है और बाहर भी कर सकती है। तो आई होप कि हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई इसमें गलतियां होगी तो आप बेशक आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगली बार से उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम अगला सीरीज बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।